Hey guys, what's up? I am Shalini. Welcome to बंसल ट्यूटोरियल. सो गाइज यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 की एनसीईआरटी. हमने चैप्टर 11 शुरू किया था और आज इसका ये लास्ट पार्ट है, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम. इसके पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप की है क्लास 6 की एनसीईआरटी से. तो अभी तक अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, आप पहली बार अगर इस चैनल पे आए हो और आप ये लेक्चर देख रहे हो, तो आप पहले वो सारे लेक्चर्स देख लो, देन आप ये देखना, ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. आपको लिंक सारे लेक्चर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो. डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाके उस वहाँ पे अवेलेबल है सारे हिस्ट्री के जितने भी अभी तक हमने लेक्चर लिए हैं. तो हमने अभी तक क्या चीज़ें डिस्कस की है, हमने बात किया था प्रशस्ति के बारे में कि प्रेज ऑफ किंग के बारे, प्रेज ऑफ किंग होता है बेसिकली ये कि उनके गुणगान में कुछ बातें लिखना, उससे हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है. फिर समुद्रगुप्त के प्रशस्ति के बारे में हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता लगता था. हमने पूरे गुप्ता एम्पायर का जीनियोलॉजी के बारे में बात की थी कि कौन सा जो थे रूलर्स पहले आए थे गुप्ता एम्पायर में, गुप्ता एम्पायर के पहले रूलर कौन थे, आखिरी रूलर कौन थे, उनका डिक्लाइन क्यों हुआ, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर रखी है. हमने विक्रम संवाद के बारे में जाना था कि चंद्रगुप्त सेकंड ने बेसिकली विक्रम संवाद का शुरू किया था, और क्यों शुरू किया था आप कमेंट सेक्शन में बताएं. हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था. फिर हमने हर्षवर्धन और हर्षचरित्र के बारे में जाना था, और फिर हमने जाना था कि हर्षवर्धन के बारे में सबसे ज़्यादा जो हमें सोर्स है वो मिलता है बाणभट्ट से. बाणभट्ट ने क्या है, हर्षचरित्र लिखा है, जिससे कि हमें हर्षवर्धन के बायोग्राफी बेसिकली इन्होंने लिखी है, जिससे हमें हर्षवर्धन के जीवन काल के बारे में पता लगता है कि वो किस तरह से गद्दी पर बैठे थे और क्या स्टोरी थी उनकी गद्दी पर बैठने की. फिर हमने बात किया था पल्लवा और चालुक्य और पुलकेशिन प्रशस्ति के बारे में. बेसिकली पल्लवज और चालुक्य और पुलकेशिन जो होते हैं वो आपके साउदर्न साइड में क्या करते हैं, राज करते हैं, और पल्लवाज आपके यहाँ राज करते हैं कर्नाटका वाले रीजन में, और चालुक्य आपके इधर वाले रीजन में बेसिकली क्या करते हैं, राज करते हैं. ओके सॉरी, ये पल्लवाज यहाँ राज करते हैं, यहाँ पे आपके चालुक्य राज करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में. तो आज हम देखने वाले हैं कि हाउ वेयर दिस किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेटेड, ये किंगडम्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, क्या आर्मी का क्या गठन था. जैसे कि अभी तक हमने देखा था अशोका के टाइम में, कि अशोका के टाइम में क्या था कि आर्मी थी, बहुत बड़ी चौड़ी आर्मी हुआ करती थी जो कि सारा काम किया करते थे, युद्ध किया करते थे ये लोग. क्योंकि बाद में अशोक ने त्यागा था युद्ध को, लेकिन उसके पहले तो वो लड़ाई झगड़ा कर ही रहे थे, तो इन्होंने आर्मी भी रख रखी थी. लेकिन अब क्या आर्मी का सिनारियो होता है, ये चीज़ें हम आज जानेंगे. और असेंबलीज जो ऑर्गेनाइज की जाती थी साउदर्न इंडिया में, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज की जाती थी और क्या चीज़ें थी, हम उस बारे में आज जानेंगे. और ऑर्डिनरी पीपल जो थे किंगडम्स में, उनकी क्या व्यवस्था थी, वो चीज़ें क्या थी, वो कैसे रहते थे, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमें इस लेक्चर को देख के क्लियर हो जाएगा. तो हम पहला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, हाउ वेयर दिस किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेटेड. ये किंगडम्स एडमिनिस्टर कैसे किया जाता था, इस किंगडम का रख रखाव आप कहो तो कैसे होता था, कैसे इसको ऑर्गेनाइज करते थे. जैसा कि अगर हम पहले की बात करें, इस जो हर्षवर्धन से पहले की बात करें, तो अर्लियर किंग्स क्या करते थे, उनके पास लैंड रेवेन्यू क्या इम्पॉर्टेंट सोर्स होता था अपने रेवेन्यू का रूलर्स के लिए. लेकिन और जो विलेज था वो उनका बेसिक यूनिट था, मतलब वो विलेज से ही सारा एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे. क्योंकि देखिए विलेज में ही क्या होता है, आपका एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप होता है, यहाँ पे खेती बाड़ी होती है, लैंड होता है, और लैंड रेवेन्यू जो होता है वो किसी भी राजा के लिए आपका कह सकते हो रेवेन्यू का बेसिक सोर्स होता था. तो बेसिक यूनिट जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आपका होता था लैंड. अब हम बात करते हैं कि अभी के सिनारियो में हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या होता है. कुछ नए तरह के डेवलपमेंट हमें नज़र आते हैं. किंग्स क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं बहुत नंबर ऑफ स्टेप्स को, नंबर ऑफ तरीके को अडॉप्ट करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो मैन होते हैं वहाँ के, जो पावरफुल मैन हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो, सोशल स्टेटस बहुत अच्छा हो, या पॉलिटिकली पावरफुल हो, वो इनके पास मिलिट्री का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, ज़्यादा लोग हों जिसके मिलिट्री का इस्तेमाल किया जा सकता हो, सेना का इस्तेमाल किया जा सकता हो,
जब वक्त पड़े तो ऐसे लोगों को क्या करते थे किंग, परसुएट करने का ट्राई करते थे। उनको हमेशा क्या करते थे, जी हजूरी कह सकते हो आप, जी हजूरी कह के करके इनको अपने साथ रखने का ट्राई करते थे बेसिकली। तो क्यों करते थे, क्योंकि पहले क्या होता, उस टाइम पे क्या था, पहले क्या होता था कि आपका आर्मी को रखते थे किंग, लेकिन इस टाइम में आप जब देखोगे तो इनके पास इतने रेवेन्यू नहीं होते थे। क्योंकि देखो आर्मी को अगर रखना है तो इनको आपको क्या देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, तभी ये काम करेंगे। आप कहीं पे काम कब करोगे, जब आपको सैलरी टाइम पे मिलेगी। अगर सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी तो काम करने का मन नहीं करेगा। तो इसीलिए इनके पास पैसे कम हो गए, तो इनको सैलरी देने का इनकी स्थिति नहीं थी। बेसिकली आप ऐसे समझो। तो इन्होंने क्या किया, आर्मी रखना बंद कर दिया। ऐसे लोग जो लोग पावरफुल थे, जिनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ अच्छी थी, उनसे जब भी काम पड़ता था आर्मी को ले लेते थे, और बदले में क्या करते थे, इनको लैंड दे देते थे, ताकि ये जो लोग थे जो कि मिलिट्री को रखते थे अपने पास, ये इस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसी से अपना सारा कामकाज किया करते थे। तो ये चीज़ें चलती आ रही थी। तो जो हमें जो इम्पोर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन जो हम देखते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस आता है। अब क्या होता है, ये हेरिडेटरी हो जाते हैं। मतलब आज अगर बेटा बना है राजा, तो बेटे का बेटा ही राजा बनेगा। राजा वो नहीं बनेगा जिसके अंदर टैलेंट होगा, राजा वो बनेगा कि जिसके फैमिली में पैदा हो रहा है। तो यहाँ वही कास्ट सिस्टम वाली बात हो गई। आप देखो तो घुमा फिरा के, जिस फैमिली में जो पैदा हो गया वही काम करे जा रहा है, उसी पोस्ट में रहे जा रहा है। तो यही सब सिनेरियो चलने लग गया। वहाँ क्या था कि जो आपके अगर पोस्ट की बात करो तो हरीश सेना क्या थे, महादंड नायक थे, जो चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी आप जिसको बोलो, अपने फादर के जैसे। मतलब हरीश सेना के फादर अगर चीफ दंड नायक हैं, चीफ जुडिशियल ऑफिसर हैं, तो उनका जो बेटा है हरीश सेना, वो भी महादंड नायक बनेगा, चीफ जुडिशियल ऑफिसर बनेगा। और बना भी वो। तो चीफ जुडिशियल ऑफिसर क्या हो गए, जो कि दंड दे सके, चीज़ों को देख सकें, संभाल सकें। जैसे से समझ में आ रहा है, महादंड नायक से ही समझ में आ रहा है, दंड देने वाला। कोई गलती करोगे तो थप्पड़ पड़ेगा, तो वही बात है, महादंड नायक। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस, एक ही इंसान काफ़ी सारे ऑफिसेस को क्या करता था, होल्ड करता था। और हरीश सेना को कुमार आमत्य बोला गया है, जिसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर। हरीश सेना क्या थे, कुमार आमत्य थे, जिसका मतलब था इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर। मतलब हरीश सेना को क्या मिला, एक तो महादंड नायक का पोजीशन मिला, जिसको आप चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी बोलोगे। दूसरा कुमार आमत्य का पोजीशन कह सकते हो मिला, जिसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट ऑफिसर, एक बहुत ही कह सकते हो इम्पॉर्टेंट आदमी उनके मिनिस्टर में। फिर दूसरा संधि आपका विगारिका जो है, इसका मीनिंग है मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस को बोला गया संधि विगारिका। फिर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, जो लोग काम कर रहे थे, लोकल जो काम काज चल रहा था, उसमें उनकी अच्छी पहुंच थी। पहुंच थी का मतलब क्या है कि उनके बातों को क्या कहते थे ना, मतलब अच्छा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। तो ऐसे जो लोग थे, उसमें कौन से लोग आया करते थे, तो नगर श्रेष्ठी या फिर चीफ बैंकर और मर्चेंट्स ऑफ द सिटी। चीफ बैंकर समझ में आ रहा है कि उस टाइम पे भी बैंक हुआ करता होगा, जो लोगों को टाइम पे उधार जैसी चीज़ें चला करती होगी। तो बैंक का जो कार्यकाल है, जो बैंक आज हम देख रहे हैं, वो अर्ली एरा से ही देखने को मिल रहा है। तो उनका नाम क्या होगा, नगर श्रेष्ठी। आपको ये सारे वर्ड्स ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ऐसे वर्ड्स एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम सर्तवाहा और लीडर ऑफ मर्चेंट कार्वंस। जो मर्चेंट्स के जो काफिला जाया करता था, उनका जो लीडर था, उनको बोला जाता था सर्तवाहा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथमा कुलिका और द चीफ क्राफ्ट्समैन। तो इसको जो चीफ क्राफ्ट्समैन थे, उनको प्रथम कुलिक बोला जाता था। ओके। एंड फिर द नेक्स्ट जो है, जो हेड थे क्षत्रिय के, उनको स्क्राइब्स बोला जाता था। जैसे हमने स्क्राइब्स के बारे में पढ़ा था जब हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, कि स्क्राइब्स ऐसे लोग होते हैं जिनको लिखना पढ़ना आता है। तो कायस्थ एक ऐसे रिलीजन, ऐसे कास्ट में जो लोग होते हैं, कायस्थ जो होते हैं बेसिकली, उनको ऐसा माना जाता है कि क्या उनको बहुत ज़्यादा बुद्धि होती है, ऐसा कहा जाता है। ये नॉर्म्स हैं, ऐसा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसा लोग अभी भी कहते हैं।
तो ये चीज़ें हैं, तो उनको स्क्राइब्स भी बोला जाता था। दिस पॉलिसीज जो थे वे रीजनली इफेक्टिव, ये सब थे क्या, रीजनली इफेक्टिव थे, बट सूनर और लेटर सम ऑफ दिस पावरफुल मैन ग्रो स्ट्रॉन्ग एनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम। क्या होता है कि ये लोग के पास इतने पावर्स आ जाते हैं कि किंग अगर थोड़े से भी दुर्बल होते थे, उनका पावर थोड़ा सा भी कम हो जाया करता था, तो ये लोग क्या करते थे, इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में उभर के आ जाते थे। ऑब्वियसली जिसके पास जितना ज़्यादा लैंड होगा, रेवेन्यू का सोर्स इतना ज़्यादा ही उसके पास होगा। और ये मिलिट्री भी रख रहे हैं, देखिए सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी क्या है, ये स्ट्रेंथन है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी राजा कमज़ोर हो जाएगा तो ये लोग कोशिश करेंगे कि एक इंडिपेंडेंट किंगडम हम इस्टेब्लिश कर सकें। तो ये लोग, ये ऐसा हमें देखने को मिलता है कि ये लोग इंडिपेंडेंट किंगडम भी इस्टेब्लिश कर लेते थे बाद में जाके। अब न्यू काइंड ऑफ आर्मी का डेवलपमेंट हुआ। अब न्यू काइंड ऑफ आर्मी की अगर आप बात करो तो पहले आर्मी को जो हमने देखा था वो आर्मी क्या थी, नॉर्मल आर्मीज़ थी, इतना ज़्यादा उनका तहस नहस हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन अभी आप आर्मी के बारे में देखेंगे, जो पहले की आर्मी थी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। ओके, तो अभी के टाइम में भी जो रूलर्स थे वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी ही रखा करते थे। लाइक एलिफेंट्स होते थे उनके आर्मी में, चैरियट्स रथ हुआ करते थे, फिर आपका कैवलरी होता था और फुट सोल्जर्स होते थे, जो कि कुछ तो घोड़ों पे चलते थे और कुछ आपके पैरों पे भी चला करते थे सोल्जर्स। तो आपका ये कैवलरी मतलब होगा घोड़ों पे चलने वाले सोल्जर्स, और फुट सोल्जर्स मतलब पैरों पे चलने वाले। तो बिसाइड दिस वेर मिलिट्री लीडर्स, इसके अलावा मिलिट्री लीडर्स भी हुआ करते थे जो प्रोवाइड करते थे किंग को विथ ट्रूप्स वेन एवर ही नीडेड। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ लोग ऐसे होते थे किंगडम में जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, और मिलिट्री स्ट्रेंथ उनका ज़्यादा अच्छा होता था। तो ऐसे लोगों को किंग क्या करते थे, परसुएड किया करते थे। तो इनसे ही क्या करते थे, मिलिट्री का जब भी ज़रूरत पड़ता था, किंग इनसे बोल देते थे, भाई हमें मिलिट्री दे दो कुछ टाइम के लिए, बदले में लैंड ले लो। ऐसा काम इनका चलता रहता था। तो इनके साथ ही कुछ मिलिट्री लीडर्स भी हुआ करते थे जो कि प्रोवाइड करते थे, इनको क्या करते थे, ट्रुप्स प्रोवाइड करते थे, मिलिट्री के ट्रुप्स प्रोवाइड करते थे, टुकड़ियाँ प्रोवाइड करते थे मिलिट्री के, जब भी राजा को उसकी ज़रूरत होती थी। और उनको क्या करता, पेड नहीं किया जाता था रेगुलर सैलरीज। क्यों नहीं किया जाता था, क्योंकि राजा के पास इतने सोर्सेस नहीं होते थे, इसलिए इनको सैलरी की जगह पे लैंड को ग्रांट किया जाता था, जिससे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और अपने सोल्जर्स को मेंटेन करते थे। और हॉर्सेस एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट टू वॉरफेयर, और ये हॉर्सेस को भी मेंटेन करते थे, इक्विपमेंट को भी मेंटेन करते थे, जो भाला हो गया, तलवार हो गया, ये सारी चीज़ें भी ये खरीदा करते थे उसी लैंड रेवेन्यू से, और जो कि आपका वॉर में उसका ज़रूरत होता था। और उनको क्या बोला जाता था, सामंत बोला जाता था। वेनेवर द रूलर, और जब भी रूलर वीक होता था तो ये सामंत क्या करते थे, इंडिपेंडेंट बनने का ट्राई करते थे। जैसा मैंने आपसे बताया कि जब भी आपका रूलर क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो वो पावर में आने के ट्राई करेंगे उसके जो नीचे वाले लोग हैं, जिनके पास अच्छे खासे सोर्स हैं। अब हम बात करेंगे असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम। जो असेंबलीज थे आपके साउदर्न किंगडम में, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ पल्लवास मेंशन ए नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। जो इंस्क्रिप्शन मिला है हमें पल्लव डायनेस्टी से, उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता चला है कि लोकल असेंबलीज कैसे हुआ करती थी। पल्लवास कहाँ पे आपका रूल करते थे, तो पल्लवास आपके ये वाले रीजन में रूल किया करते थे, साउदर्न साइड वाले में। और यहाँ आपके चालुक्य क्या करते थे, इनमें, इन दोनों में हमेशा क्या होती थी, लड़ाई होती रहती थी मोर और लेस। तो उसमें क्या है, दिस इंक्लूडेड द सभा, इस जो इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इसमें सभा होती थी, कि उस टाइम पे सभा हुआ करता था, विच वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण एंड लैंड ओनर। तो सभा में लोग कैसे होते थे, तो ब्राह्मण लैंड ओनर हुआ करते थे। और ये असेंबली जो है वो फंक्शन करती थी थ्रू सब कमेटी, मतलब एक असेंबली हो गया, इसके अंदर डिफरेंट सब कमेटी होती थी, और सब कमेटी में जो लोग हुआ करते थे वो डिफरेंट चीज़ों को देखा करते थे। जैसे कुछ लोग इरिगेशन को देखते थे, कुछ लोग एग्रीकल्चरल ऑपरेशन को देखते थे, कुछ लोग रोड्स कैसे बनेगा इस बारे में चर्चा करते थे, कुछ लोग बात करते थे कि टेम्पल्स का डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा लोकली,
तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पता लगता है पल्लव के बेसिकली आपके इंस्क्रिप्शन से। फिर बात इसमें ये भी लिखी गई है, जो विलेज असेंबली थी उसको उर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उर को विलेज असेंबली बोला जाता था, जो कि ऐसे फाउंड इन एरियाज, वो ऐसे एरियाज में मिलते हैं जहाँ की लैंड ओनर ब्राह्मण नहीं होते थे। यहाँ हमने बात की सभा में जो लोग होते थे वो ब्राह्मण लैंड ओनर होते थे। और दूसरा हमने बात कर रहे हैं कि विलेज की, अगर हम विलेज की बात करें तो विलेज को उर कहा जाता था, और जहाँ ये ऐसे एरियाज में अवेलेबल होते थे, ये विलेज होते थे जहाँ लैंड ओनर ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे। नगरम की बात करें तो नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, मतलब मर्चेंट ट्रेडर्स का, और मतलब बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन था वो था नगरम, जो एक साथ लोग रहते थे, जो आपके मर्चेंट्स वगैरह जो कि आपका ट्रेडिंग का काम किया करते थे, बिजनेसमैन बेसिकली, आप आसान शब्दों में समझे तो इनको नगरम बोला जाता था। इट इज़ लाइकली दैट दिस असेंबली वेर कंट्रोल बाय, ऐसा हमें पता लगता है कि जो असेंबलीज थी इनको कंट्रोल किया जाता था रिच और पावरफुल लैंड ओनर के द्वारा, जिनके पास काफ़ी सारे लैंड्स होते थे, जो काफ़ी धनी होते थे और मर्चेंट्स होते थे, ये सारे लोग इसको कंट्रोल किया करते थे असेंबलीज़ को। और जो ये मैनी जो ऑफ दिस लोकल असेंबली, जो और सारी जो लोकल असेंबली है वो कंटिन्यू हमें देखने को मिलेगा कि सेंचुरीज तक चलती आई है ऐसी असेंबलीज। अभी हम नेक्स्ट जो आपका 7th का एनसीईआरटी आएगा और फिर जब 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि ये सब चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में लिखा हुआ है वहाँ पे। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी पीपल जो थे किंगडम में, उसके बारे में बात करते हैं। हमें काफ़ी सारी ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में पता लगता है कि जो किससे पता लगता है, तो काफ़ी सारे प्लेज लिखे गए हैं जिससे हमें पता लगता है कि पहले के टाइम में ऑर्डिनरी लोग कैसे रहते थे। उसमें से जो प्ले है वो कालिदास प्ले जो है, जो आपके नवरत्न भी थे आपके, बताइए किस किंग के अंदर ये नवरत्न में से एक कहलाते हैं? 9 नमूने में से ये एक थे, कौन से किंग के अंदर थे बताइए इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर। हमने इस बारे में चर्चा की थी लास्ट क्लास में। तो कालिदास का एक बहुत ही प्ले है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले है जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में फ्रिक्वेंटली। उसमें बेसिकली दिखाया गया है एक जो फेमस प्ले है उसका, अभिज्ञान शकुंतलम। जो ये स्टोरी है वो लव की स्टोरी है, किसके बीच में? तो दुष्यंत और शकुंतला के बीच की लव स्टोरी को अभिज्ञान शकुंतलम में लिखा गया है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। फिर जो इनका जो कालिदास का प्ले है उसमें डिपिक्ट किया गया है लाइफ किंग कोर्ट का, किंग्स के जो कोर्ट का जो लाइफ था वो कैसा था, इस चीज़ को डिपिक्ट किया गया है। और जो इंटरेस्टिंग फीचर है इसके उस प्ले का वो ये है कि जो किंग जो था, किंग के जो कोर्ट में जो लोग थे, मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन, तो ब्राह्मण्स जो थे वो संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे। और वुमेन एंड मेन जो थे वो अदर देन द किंग, जो किंग के अलावा जो वुमेन और मेन हुआ करते थे एंड ब्राह्मण हुआ करते थे, वो यूज़ करते थे आपके प्राकृत लैंग्वेज को। तो मतलब यहाँ ये बताया गया, इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्ले इज दैट किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण आर शोन स्पीकिंग संस्कृत, मतलब बहुत ज़्यादातर ब्राह्मण्स और किंग्स जो हुआ करते थे वो संस्कृत बोला करते थे, लेकिन जो आपके किंग के अलावा जो लोग होते थे वुमेन और मेन, वो क्या करते थे? प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। और कुछ ब्राह्मण भी थे, ब्राह्मण और किंग के अलावा, मतलब वुमेन और मेन जो नॉर्मल जो औरत और मेन है वो क्या करते थे? प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। जब हमने बात की थी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में, तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये पाली और प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि उस समय ब्राह्मण क्या थे? संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे, जो कि क्या था, ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता था। तो क्या करते थे? ब्राह्मण बुद्धू बनाया करते थे बेसिकली लोगों को। तो ये जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आए, बुद्ध और जैन आए, तो इन्होंने क्या किया था? नॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, जो कि नॉर्मल पब्लिक का लैंग्वेज था। तो वैसे आप यहाँ पर भी समझ सकते हो, किंग के कोर्ट में किंग और जो आपके ब्राह्मण होते हैं ये यूज़ करते हैं संस्कृत लैंग्वेज का, लेकिन नॉर्मल मेन और जो वुमेन होते हैं वो यूज़ करते हैं आपके प्राकृत लैंग्वेज का, जो लैंग्वेज नॉर्मल लोगों का लैंग्वेज हुआ करता था। हमें कुछ फिशरमैन के बारे में भी एक स्टोरी मिली है, फिशरमैन का भी इस प्ले के अंदर। उसमें ऐसा कुछ लिखा गया है कि एक फिशरमैन होता है
और उसको एक रिंग मिलता है बेसिकली, जो किंग जो होते हैं वो शकुंतला को देते हैं। तो और वो किंग एक्सीडेंटली किसी फिश उसको निगल जाती है, और फिशन मैन को जब वो फिश मिलता है तो वो क्या करते हैं, उस फिश से जो ये रिंग आता है वो वापस से जाके किंग को देते हैं और किंग खुश हो जाते हैं। ऐसी कुछ स्टोरी है छोटी सी इसमें। फिर हम बात करेंगे चाइनीज़ पिलग्रिम फेहान की। फेहान जो थे वो किसके शासन काल में आए थे, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। एक हमने ह्यून सांग की बात की थी, ये हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। इनसे क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछता है तो आपको ध्यान रखना है। तो फेहान किसके शासन काल में आए थे, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हम अभी लास्ट लेक्चर्स में रोज़ बात कर रहे हैं फेहान के बारे में। तो उन्होंने बताया है कि जो सिनेरियो था उस टाइम का ऐसा सिनेरियो था कि जो अनटचेबल थे, जिसको छूना भी लोग पसंद नहीं करते थे, तो उन लोग की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। ऐसा बताया है चाइनीज़ पिलग्रिम जो फेहान थे, उन्होंने अपने चीज़ों जो लिख के गए हैं, वो अपने जो चीज़ें जो उन्होंने बुक्स और लिटरेचर छोड़ी है उसमें उन्होंने पूरा बखान कर रखा है, आप ऐसे समझो चीज़ बातों का। उन्होंने बोला है कि जो अनटचेबल थे, जिनको छूना भी लोग पसंद नहीं करते थे, उनको कहा जाता था कि सिटी के आउटस्कर्ट में रहो, मतलब सिटी से बाहर रहो। और बोलते हैं कि जब ये लोग जो अनटचेबल लोग थे, जब ये मार्केट प्लेस में और टाउन में किसी काम से आते थे तो ये स्टिक लेके आते थे, और ये स्टिक में क्या करते हैं, ये जो स्टिक होता था, ये स्टिक को बजाते रहते थे एक दूसरे में, ताकि लोगों को इसकी आवाज़ सुनाई दे। और लोगों को जब इसका आवाज़ सुनाई दे तो लोग दूर हट के खड़े हो जाए और इससे टच ना होए। तो देखिए इतना बुरा व्यवहार किया जाता था लोगों के द्वारा पहले के टाइम में, जिसको कि छूना भी लोग पसंद नहीं करते थे। और जब वो किसी टाउन में घुसते थे तो लोग अलग हटने के लिए उनको ड्रम बजा के या फिर किसी स्टिक को बजा के एंटर करना पड़ता था। फिर बान भट्ट जो थे वो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई है किंग्स आर्मी के बारे में भी। अब बात करते हैं किंग आर्मी जो थी वो कैसी थी। किंग्स की जो आर्मी थी, जो हमने बात किया, जो आर्मी जो हुआ करते थे वो टाइम टू टाइम लोगों से मांग लिया करते थे, जब भी ज़रूरत होती थी। तो जब भी जो किंग था, जब भी ट्रैवल करता था, कहीं पर जाया करता था, तो बहुत सारा गाना बजाना के साथ जाया करता था, पूरा एकदम भव्य स्वागत के साथ, आप कह सकते हो भव्य, पूरा शानदार चीज़ों को साथ में लेके जाया करता था, पूरा अय्याशी के साथ, आप ऐसा समझो। तो अपार्ट फ्रॉम वेपन तो होते ही थे इनके पास वेपन होते थे, लेकिन इसके अलावा इनके पास और भी सारी चीज़ें होती थी। फर्नीचर्स होता था, गोल्डन फूड स्टॉल लेके जाया करते थे, ये खाने पीने की चीज़ ले जाया करते थे, एनिमल्स को लेके चलते थे, और फिर कैमल्स को, एलिफेंट को, तो इन सब को ये साथ में लेके जाया करते थे। और जो ह्यू आर्मी थी उनके साथ म्यूजिशियन भी होते थे जो कि ड्रम प्ले करते थे, और फिर हॉर्न, ट्रम्पेट, ये सब प्ले किया जाता था। जैसे कि शादी में जा रहा हो या किसी की शादी चल रही हो, तो उस तरह से गाना बजाना चलता रहता था। और जो जिस विलेज से जाया करते थे, वहाँ के जो विलेजर्स होते थे, वो हॉस्पिटैलिटी के रूप में क्या करते थे, अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट्स लाया करते थे जो राजा को देते थे वो लोग। जैसे और जिनके जानवर थे उनके लिए भी चारा लाया करते थे, और वो कोशिश करते थे कि वो किंग से मिल सकें, ताकि किंग से अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने पिटीशन को बता सके कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, उनको ये चेंजेस चाहिए सोसाइटी में, और सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें उनके साथ घट रही होती थी, ये बात करना चाहते थे किंग से। जो आर्मी जो थी, ये जब निकल जाती थी किसी भी जगह से, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाती थी, बहुत ज़्यादा क्या करती थी, भयानक रूप होता था देखने वाला। क्योंकि क्या होता था, जो एलिफेंट साथ में जाया करते थे, वो जो विलेजेस के हट थे, झोपड़ी वगैरह होया करते थे, उन सबको पूरा तहस नहस कर देते थे। और जो आपके ऑक्स थे, बेल थे, वो जो ट्रम्पेट वगैरह का आवाज़ सुन के भाग जाया करती थी इधर उधर। तो ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था नॉर्मल लोगों को। तो वान भट्ट ने लिखा है, द होल वर्ल्ड वाज सेल्डोड अप इन डस्ट, मतलब जितना भी जो पूरा वर्ल्ड है वो पूरी तरह से धूल में मिल जाता था जब ये किंग आर्मी किसी भी जगह से निकला करती थी। तो ये कितना अत्याचार करते थे लोगों पे, आप ऐसा समझ सकते हो, आर्मी का यूज़ करके। ऐसे तो इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो रेगुलर आर्मी को बिल्ड कर सके, लेकिन शानो सज्जा, आप कह सकते हो, अपनी शान में ये कोई कमी नहीं रखते थे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये एल्सवेयर थोड़ा सा दिया गया है कि जब ये सारा डेवलपमेंट आपका इंडिया में हो रहा था तो और सब जगह क्या डेवलपमेंट हो रहा था।
तो अरेबिया की हम बात करें तो अरेबिया एक डेजर्ट लैंड है, आप सभी को पता है। तो ये हब ऑफ कम्युनिकेशन था बहुत ही सेंचुरीज थे। और यहाँ पे जो अरब मर्चेंट्स थे और जो सेलर्स थे वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सी ट्रेड में। इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड हुआ करता था, आप ऐसे यहाँ देखो, जो इंडिया है और यूरोप है इनके बीच में जो ट्रेड हुआ करता था वो इसके बीच में ये क्या थे, अरेबिया जो लोग थे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। यहाँ के अदर्स हु लीव्ड इन अरेबिया, अरेबिया में जो अदर लोग रहते थे उनको बीडियंस बोलते थे। और ये पैस्टोरल ट्राइब्स था। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि पैस्टोरल ट्राइब का आपका 4-5 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा, तो आपको याद रखना है बीडियन ट्राइब को पैस्टोरल ट्राइब बोला जाता है। और ये डिपेंड मेनली किस पे करते थे, कैमल्स पे डिपेंड करते थे, जो कि डेजर्ट में हार्डली सर्वाइव कर सकता हो। मतलब एकमात्र जो एनिमल है जिसके बारे में बोला जाता है कि डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है वो कैमल है, क्योंकि कैमल जो है बिना पानी के भी काफ़ी टाइम तक रह सकता है। तो 1400 ईयर्स पहले क्या हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपना नया रिलीजन। कौन सा रिलीजन इंट्रोड्यूस किया, तो इस्लाम का रिलीजन इंट्रोड्यूस किया आपका अरेबिया में। जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम जो रिलीजन था वो स्ट्रेस देता है इक्वालिटी एंड द यूनिटी ऑफ ऑल बिफोर अल्लाह, मतलब सबके सामने, अल्लाह के सामने सब कोई समान है और अल्लाह जो है वो एक ही भगवान है, सुप्रीम गॉड है, सबसे महान गॉड है। फिर आप देखो विदिन 100 ईयर्स इस्लाम क्या हुआ, स्प्रेड हुआ आपका नॉर्थ अफ्रीका में होता है, ईरान में हो जाता है और आपका कहाँ होता है, इंडिया में हो जाता है। तो यहाँ ये सब स्प्रेड होते हैं। और अरब सेलर जो होते हैं हु आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ, जो अरब सेलर होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेलिंग का काम वो इधर उधर जाया करते थे आपका वाटर का यूज़ करके। तो उन फैमिलियर थे कोस्टल सेटलमेंट के, जो पानी के आसपास जो भी एरिया डेवलप हुआ था जहाँ पे रूल चल रहा था उनको उसके बारे में पता था। तो ये जो लोग थे ये नए रिलीजन को लेके इन सब कोस्टल एरियाज़ में भी आए थे। और अरब में क्या किया था, कॉन्कर किया था सिंध पे फतेह हासिल की थी अरब के लोगों ने, जो आपका प्रेजेंट डे कहाँ है, पाकिस्तान में है। और कब इन्होंने सत्ता हासिल की थी यहाँ पे, तो 1300 ईयर्स एगो किया था। सो गाइज कैसा लगा आप सभी को ये लेक्चर ज़रूर बताइएगा। अब आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी बस ख़त्म होने वाली है, बस एक चैप्टर बचा है आपकी एनसीईआरटी में जिसमें हम टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह की बात करेंगे, क्योंकि आर्किटेक्चर का चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका, तो आप वो ज़रूर देखना। और जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको लग रहा है कि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ सारे जो PDF है वो आपके अवेलेबल हो जाते हैं। और अगर आप मुझे पर्सनल फॉलो करना चाहते हो पर्सनली तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। और गाइस अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करो, लाइक करने से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप डिसलाइक भी कर सकते हो, पर डिसलाइक करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि डिसलाइक क्यों कर रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले और इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले। सो थैंक यू सो मच गाइस, कल फिर आएंगे नए लेक्चर के साथ।